जब हमारे पास डायग्नोसिस हो जाए कि सिम्टम्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, जस्ट ओसीडी है या उन्हें कोई कोमोर्बिडिटी में कोई और डिसऑर्डर या इश्यूज या मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी लाइफ पे इफेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएंगे ओसीडी टाइप्स एंड सिम्टम्स। ओसीडी की जो टाइप्स हैं वो बेसिक फोर उन्हें एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट वन इज चेकिंग के बार बार अपनी चीज़ों को चेक करना, लाइक लॉक किया तो लॉक को देखते नहीं, अलार्म लगाया तो उसको देखने के एग्जैक्ट टाइम है, ज़्यादा तो नहीं जल्दी या लेट का तो नहीं लग गया, ओवन वगैरह कर रही हो या कुछ भी बेकिंग का कोई काम हो या लाइट को स्विच ऑन ऑफ करना हो उस पर भी आपका कॉन्फिडेंस ना हो, और सम टाइम आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इश्यूज चल रहे होते हैं और शीज़ों की तरफ आपका जो पोस्टपार्टम स्ट्रेस कह लें या डिप्रेशन कह लें वो आफ्टर डिलीवरी एक्सपेक्टेडनेस लीड करता है, तो आपको इन सारे सिम्टम्स पे चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन इश्यूज अगेन तब क्रिएट होते हैं जब आप एक लेवल से एक्सीड कर जाएं या उससे बिलो मूव करें, तो इशू पे आपका नोट डाउन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास कंटेमिनेशंस आ गई कि कंटेमिनेशन में आपके सेशन और कंपल्शन किस तरह से क्रिएट होती हैं। ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपकी रिलैक्सेशन नहीं होती है, और रिलैक्सेशन ऑब्सेशनल फेयर जो है वो जितना ज़्यादा जनरेट होगा क्रिएट होगा, आपकी कंपल्शन उतनी ही ज़्यादा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपकी सिमेट्री और ऑर्डरिंग आ जाएगी कि आपने ये चीज़ें एक वे में प्रॉपर सेटिंग में रखी या नहीं रखी, और आप रखना चाह रहे हैं वैसा ना हो रहा या आप प्रॉपर सिमेट्री में रखनी है तो कोई आके उस सिमेट्री को डिस्टर्ब कर दे, चेंज कर दे, तो आपके इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके रुमिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंट, आपके थॉट्स आ गए, मीन्स कि आप अपने थॉट्स की वजह से ऑब्सेशनल एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं कि जो आपके थॉट्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस लाइन को क्लोज करते हैं और बार बार उसके इर्द गिर्द घूमते जाएंगे तो इश्यूज क्रिएट होंगे। इश्यूज क्रिएट होंगे तो प्रॉब्लम्स इंक्रीज होंगी, इंक्रीज होने के साथ वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करेंगी। कॉज ऑफ कंपल्शन, जब कंपल्शन आपके बिहेवियर पे इफेक्ट करती हैं तो सिर्फ एज अ क्लाइंट आपके डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपके साथ रहने वाले लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके सर्कल के लोग, आपके पीयर, ईच एंड एवरीथिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, इरिटेट होगी और इफेक्टिव होगी। इफेक्टेड होगी तो उसके इशू भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती हैं सब टाइप्स ऑफ ओसीडी। ओसीडी की बेसिक तो 4 टाइप्स जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो इसके सब टाइप्स है उसमें होर्डिंग डिसऑर्डर आ जाएगा, उसमें आपके सोमैटिक ऑब्सेशंस आ जाएंगे। अब होर्डिंग डिसऑर्डर क्या है? अकॉर्डिंग टू DSM-5 होर्डिंग में आपका कंपल्शन एक लेवल तक हो जाता है। कभी आपने पेशेंट देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा चीखें मार रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोलना, और वो उनका एक लेवल जो है, हॉस्पिटल अगर ओपीडी में आ रहे हैं तो उनके इतना ऊंची बोलने और चीखने चिल्लाने की वजह से बाकी के क्लाइंट्स भी डिस्टर्ब होंगे। वार्ड में है तो वार्ड में एडमिट पेशेंट है वो डिस्टर्ब होंगे, घर में होगा तो घर में सोसाइटी और इधर उधर के लोग जो हैं, नेबर्स आ गए, बाकी जो लोग हैं वो इफेक्ट होंगे। तो ये आपकी, और इसमें रेपुटेशन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार या भरे लोग ही ऐसा करें, समटाइम बच्चे भी इसमें डिस्टर्ब होते हैं। सम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इसको इंजॉय करते हैं कि बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम और चीखेंगे, हम और सुनाएंगे। तो जब ये एक आदत बन जाए और आदत ऐसी कि आप उस पर कंट्रोल चाहते हुए भी ना कर पाएँ, तो इश्यूज जो है सिवियरिटी की तरफ मूव करेंगे। सिवियरिटी की तरफ मूव करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सोमैटिक ऑब्सेशंस आ गई हैं। सोमैटिक ऑब्सेशन जो हैं वो आपके प्रियोकुपेशन आ जाएगा कि आपके बॉडी पार्ट्स ठीक हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, कुछ को लगता है वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कुछ को लगता है उनकी आँखें अच्छी नहीं है, नाक अच्छा नहीं है, कान सही नहीं बने, या उनके बाल अच्छे नहीं हैं, या उनसे खाना सही तरह से नहीं खाया जा रहा। तो ये जो सोमैटिक सिम्टम्स या ऑब्सेशंस हैं वो है। एक क्लाइंट हमारे पास आती थी, एजेड थी, राउंड अबाउट 55 ईयर्स, तो आंटी की एज होगी, और उनको ये था कि उनके गले से ना तो पानी उतरता है, ना दूध, ना लस्सी। गाँव से थे वो लोग, ना उनसे केला खाया जाता, उन्हें ऐसा लगता है
कि अगर वो कोई चीज़ खा रही हैं तो वो लोहे की है, मीन्स वो इतनी सख्त है कि पानी तक उनके गले से नीचे नहीं उतर सकता। इस टाइप के उन्हें ऑब्सेशनल फियर और सोमैटिक सिम्पटम्स थी कि कई महीनों से उन्होंने प्रॉपर कुछ खाया नहीं था। फिर आपके पास आ जाता है जी प्योर ओसीडी। प्योर ओसीडी में आपके जो थॉट्स बेस्ड ऑब्सेशंस होती हैं, मीन्स कि आप अपने ख्यालात पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आपके बिहेवियरल और कंपल्सिविटी जो है कंपोनेंट वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप उसको प्योर ओसीडी कह देते हैं कि जब हमें सोचना ही एक लेवल से ज़्यादा और उस सोच की वजह से आपका ऑब्सेशनल फियर क्रिएट होता है। ऑब्सेशनल फियर आपके थॉट के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो वो 100% जो है आपके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, आपके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। तो जी वो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट होगा। ओसीडी में ऑब्सेसिव स्लोनेस। अब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ओसीडी की मेन जो इशू है ये भी बहुत कम लोगों को नो हाउ होती है, प्रोफेशनल्स को भी, इवन दो कि ओसीडी में हमें लगता है कि रेपिटेटिव बिहेवियर होता है। लेकिन एक ऐसी भी कैटेगरी है कि कुछ बच्चे, कुछ लोग, बड़े लोग काम को इतना स्लो करेंगे कि उसमें परफेक्शन आ जाए और परफेक्शन आने की वजह से, परफेक्शन ना आने की वजह से वो इतना टाइम उसमें कंज्यूम कर देते हैं। कुछ पेशेंट तो हाइपर एक्टिव होते हैं कि बार बार तेजी आ जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं ताकि परफेक्शन जो है वो उनके काम में आ जाए। ये भी आपके ओसीडी की एक कैटेगरी है जिसे हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि बिहेवियरल या इसके टेंशन डाइवर्शन है कि काम करते हुए इसका ध्यान नहीं रहता और इस वजह से आप इसकी मेडिकेशन या डायग्नोस जो है वो सही नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उसकी A to Z हिस्ट्री क्लाइंट की ज़रूर लें और क्लाइंट की फीलिंग भी पहचानने की, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि अगर वो काम जल्दी कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजूहत हैं, वो काम लेट कर रहा है तो वो क्या चाहते हैं। काम बार-बार करने में भी परफेक्शन और रिलैक्सेशन है, काम लेट करने में भी उसके परफेक्शन और रिलैक्सेशन है, तो फिर वो ओसीडी क्राइटेरिया में आ जाता है। डिपेंड करता है कि बाकी की सिम्पटम्स भी लाइक करें। ओसीडी कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। ओसीडी के क्या कॉजेज हो सकते हैं और उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे, ये हम देखते हैं। बेसिक उसमें आ जाएगा हमारा स्ट्रेस। जब हमारा कंट्रोल नहीं रहता, हमारी सिम्टम्स जो हैं वो वर्सन कैटेगरी की तरफ मूव कर जाती हैं और ख़वातीन और मर्द हज़रात उसको अपनी लाइफ में भी इफ़ेक्ट देखते हैं। तो उनकी जो सिम्टम्स हैं या रिस्क फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं। उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चाइल्ड विद ओसीडी, फिजिकल उनकी डिफरेंसेस जो हैं, सर्टन पार्ट जो हैं हमारे दिमाग के वो डिफर कर जाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि ऑर्बिटोफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है उसकी फंक्शनिंग में इशू आ जाए तो आपका ओसीडी डायग्नोस हो जाता है। आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, टिक्स आ जाते हैं, पेन को बार बार करना, बंद करना, ओपन करना, वो टिक टिक या टैप करना आपका टेबल पे, दरवाजे पे, फर्श पे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक्सपीरियंस विद ट्रॉमा, ट्रोमेटिक सिचुएशन से गुजरने के बाद आपको क्रॉस, फॉर एग्जांपल किसी के एक्सीडेंट हुआ, वो ड्राइविंग ना करे, कार ना चलाए या रोड ना क्रॉस करे, ये इश्यूज भी आपके आ जाते हैं। फिर आपके पास आता है जी ओसीडी का जो भी इन्फेक्शन है वो भी आपको देखने में मिले और उसको पेडियाट्रिक जो है ऑटो इम्यून हमारे पास जो न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं उनसे कंसल्ट किया जाए और जो भी स्ट्रेप्टोकोकल आपके इश्यूज हों या इन्फेक्शन हों वो जो कि इसका कॉज बन रहे हैं, तो उन जो पेडियाट्रिक हमारे पास डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके इस इशू को अगर सॉल्व किया जाए तो आपका ओसीडी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपके स्ट्रेप्टोकोकल जो इश्यूज हैं, इन्फेक्शन हैं, वो क्योर ना हो तो इस ओसीडी की सिवियरिटी, उसका कॉज फैक्टर जो है वो एक ब्रॉड वे में लीड करेगा है कि आप उनका एक्सपोजर करवाएं। अब एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट को फॉर एग्जांपल स्पाइडर फोबिया है, लिजर्ड फोबिया हो, सोशल एंजाइटी लेवल उनका हो, रेल के लोगों से नहीं कंटेमिनेशन की वजह से फील कर पाते, आप सीधा उन्हें जाके गंदगी में फेंक दें, किसी कूड़े के ढेर पे फेंक दें, ऐसा नहीं है। आप उनका स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर करवाते हैं। एक्सपोजर मीन्स के आपने छोटे लेवल पे, मिनिमम लेवल से स्टार्ट करना है। आप पहले उनको मेंटली तौर पे थ्रो CBT प्रिपेयर करें
कि वो अगर उनके हाथ पे कुछ गंदा लग गया तो वो अपने आप को रिलैक्स फील करें, या अगर उनको गंदगी की तरफ लेके जाया जाए तो उनमें क्या सिम्टम जनरेट होंगी। वो जो सिम्टम्स उनमें जनरेट होंगी तो उनको जब वर्बली क्लाइंट आपको बताएगा, आप इमेजिनरी थेरेपीज के थ्रू और ईआरपी के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। जब आपका मैनेज हो जाएगा मीन्स कि आप थेरेपी का इंट्रोडक्शन इस तरह से लेके जा रहे हैं कि पहले उसको फील करवाया, उसको पिक्स में दिखाया, उसको आप जो है इमेजेस के थ्रू शेयर कर रहे हैं, फिर आप अपने थेरेपिस्ट रूम से बाहर उसको दिखाते हैं कि वो एक गंदी जगह है या वो कचरा है, और आप भी उसको अगर हाथ लगा लें तो आम लोगों की तरह आप नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। आप इसको ओवर जनरलाइज ना करें, एक फियर क्रिएट ना करें कि आपके हाथ ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो आप इस फीलिंग को पहले फील करें और बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं या आपने कैसा खुद को फील किया, आपकी इंटरनल जो मैनेजमेंट है, रिलैक्सेशन है, वो किस तरह से चल रही है। ये सारा सीन क्रिएट होगा इस तरह से। जब आपका एक्सपोजर अच्छा रहे क्लाइंट के साथ, आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप एक्सपोजर किस तरह से करवाते हैं। एक्सपोजर का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें थेरेपिस्ट की स्किल्स भी काम करती हैं और क्लाइंट के सेल्फ मैनेजमेंट के वो कितना विलिंग है अपने इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो एक्सपोजर है इसमें आपको इमेजिनरी रिलैक्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इमेजिनरी और माइंडफुलनेस बहुत इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप उनको इमेजिनरी तौर पे लेवल पे लेके जाते हैं कि भैया आप फील करें कि आपके हाथ को गंद लगा और आपने कैसा फील किया। पहले थोड़ा लगा, आपकी फिंगर टिप पे लगा, आपकी पूरी उंगली, फिर ऐसा तो आपकी 2 उंगलियां, आपकी 3 उंगलियां, 4 और अब 5 उंगलियों पे लग चुका है। तो आपने कैसा फील किया और अब आपका पूरा हाथ इसमें भर चुका है, या आपको गंद फील हो रहा है कि ये कंटेमिनेशन गंदगी आपके दोनों हाथों पे लग चुकी है और आपको और भी काम करना है। आप अपनी फीलिंग्स को ज़रा एक्सप्लेन करें, जैसे जैसे क्लाइंट एक्सप्लेन करेगा आप उसको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हुए उसके थॉट क्लीनिंग जो है वो करते हुए उससे कहें कि इट्स ओके, लग चुका है, आप इसके साथ बाकी के सारे काम कर सकते हैं। अब गंद ये नहीं है कि वो जाके किसी गंदी जगह पे या वॉशरूम बाथरूम को साफ करे या कुछ कूड़ा या डस्टबिन को जाके पकड़ ले। ऐसे क्लाइंट्स के लिए थोड़ी सी गर्द जो है वो भी मीन्स के थोड़ी सी मिट्टी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो उस फीलिंग से निकल ही नहीं पाते हैं। वो थोड़ा सा मिट्टी और जैसे आंधी तूफान है वो उस गर्द से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके जाते हैं। उसके ट्रिगरिंग फैक्टर को आप देखें वो क्या लीड करें, फिर साथ साथ आप उसको गाइडनेस जो है, गाइडिंग प्लान जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए बिगिनिंग में उसका रिस्पॉन्स कैसा था, मिडल में जाके उसने कैसा किया और एट द एंड वो अपने सिम्टम्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप उसको टाइम दें और उसका जो ट्रीटमेंट है उसको लेके चलें। रिटेन जो है उसके माइंड को मेंटेन रखें, उसका दिमाग जब आपने ईआरपी की तरफ ले आना है तो वो वापस बैक पे मूव ना करे, वो ऑब्सेशनल जो फियर या थ्रेट है उसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही लेके जाता है। फिर आ जाएगा कि डूइंग ईआरपी आपके लिए एक चैलेंज होता है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया कि ईआरपी जो है वो थेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका क्लाइंट ईआरपी के लिए रेडी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि क्लाइंट ईआरपी के लिए रेडी ना हो और आप उसको इमेजिनरी रिलैक्सेशन और ईआरपी के थ्रू लेके चले हैं और क्लाइंट को जब ये फीलिंग हुई और इस लेवल तक उसकी एक्सीड कर गई कि उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो आपने या उसको फिट्स भी पड़ सकते हैं या उसकी साइकोटिक सिम्टम्स जनरेट हो सकती हैं। तो थेरेपिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी एक्सपर्टीज को एग्जैक्ट लेवल पे एग्जैक्ट टाइम पे यूज़ करे, यूटिलाइज करेगा तो ही उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। इनिशियल जो एंग्जाइटी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है और अनसर्टनिटी या उसके ऑब्सेशनल थॉट जो हैं वो भी ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पे जब वहाँ पे ईआरपी करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं।
फिर आप उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को जो कि उसको डिस्टर्ब करें, एंशियस करें, उनको फाइनलाइज करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उसको मेंटेन या इस तरह से क्लाइंट को डील करें कि वो उसके लिए कोई मसाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हाथ गंदे हो गए हैं। तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के हाथ इस तरह से गंदे हो जाते हैं, लेकिन जब आप एक बार वॉश करेंगे अच्छे तरीके से तो आपके हाथ साफ हो चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा कि वो अपने सेशन के साथ जो जंग है उसको बंद कर दें, तो उसकी जो एंजाइटी है, फीलिंग्स हैं और जो भी साइड उसके इफेक्ट्स हैं वो उसको मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि नेचुरल ड्रॉप इन एंजाइटी दैट हैपन व्हेन यू स्टे एक्सपोज्ड एंड प्रिवेंट। आपका जो कुदरती तौर पे ना आपको उसकी जो कि आप इमेजिनरी तौर पे भी लेके जा रहे हैं क्लाइंट को, तो आप उसका रिस्पॉन्स वर्बल और नॉन वर्बल में दोनों में देखेंगे कि उनका एक्सपोजर में कैसा था, एंजाइटी लेवल प्रिवेंशन में कैसा है और उनका कंपल्सिव रिस्पॉन्स जिसके वो हैबिचुअलाइज हो चुके हैं, मीन्स उनके हैबिट एक कंफर्म हो चुकी है, उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा है कि यू विल फाइंड दैट योर fears are less likely true than the thought। फिर आपने उसको रियलाइज करवाना है या आपको क्लाइंट को इस तरह से लेके चलना है कि उसको फील हो, उसको फाइनल हो कि उसके जो थॉट्स हैं या उसका जो फियर है, ऑब्सेशनल फियर है, वो रियल में वैसा नहीं है। उसको अपने ख्यालात को मेंटेन करना चाहिए, उसकी मैनेजिंग आ जाएगी, उसका रोजमर्रा की लाइफ को किस तरह से लेके जाते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा कि ईआरपी के डिफरेंट और ट्रेडिशनल बेस क्या है और आप उसको टॉक थेरेपी के थ्रू भी किस तरह से लेके जा सकते हैं। तो टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी जो है हमारी ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स मेंटेलिटी, यहाँ पर अपना थेरेप्यूटिक वे चेंज करना पड़ता है। बेसिक्स आपकी रहनी चाहिए लेकिन आपको उस पर गौर करना चाहिए, इंसाइट प्रोवाइड करें आप अपने क्लाइंट को और उसको हेल्प आउट करें कि उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसकी इंसाइट कैसी है, ये क्या हो सकती है। टॉक थेरेपी में उसकी वैल्यूएबल ट्रीटमेंट आ जाएगा और आप उसको रिसर्चेस के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं अगर क्लाइंट में इंसाइट ऑलरेडी हो, और आपकी एक्सपर्टीज के आप ओसीडी के पेशेंट को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। रिकवरी आ जाएगी उसकी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आपका ईआरपी आ जाएगा, आपकी मेडिकेशन ज़रूर चलती है ओसीडी के पेशेंट्स के साथ, क्योंकि ओसीडी के पेशेंट इनिशियल लेवल पे निकलते ही नहीं है, उन्हें लगता है कि एक नॉर्मल है या उनकी हैबिट बन चुकी है, लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर जाती है, वर्स्ट सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं तो क्लाइंट भी मूव करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले उसका मेडिकेशन चलेंगे, देन उसके साइड बाय साइड सेशन चलेंगे। तो ये सारी गाइडलाइन है जो कि आपको रिसर्चेस के थ्रू भी बता सकती हैं और अपने क्लाइंट को इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए भी बताते हैं कि आप इसको किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे।